हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 13 जो कि 31 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है जो सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का अहम या मुख्य अवयव है। देखो हमारे लिए प्रोटीन भी ज़रूरी है, न्यूक्लिक अम्ल भी ज़रूरी है, क्लोरोफिल भी ज़रूरी है और विटामिन भी ज़रूरी है और इन सब को बनने के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है। इसका मतलब नाइट्रोजन हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी हमारे हवा में जो हमने कहा कि 78% नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को ना जंतु सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं ना पेड़ पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर इनका इस्तेमाल कैसे होता है, चलो देखते हैं। पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। यानी एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण और इस प्रक्रिया के बाद ही नाइट्रोजन पौधों तक पहुंच पाती है। अब ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है ये क्या होता है, कैसे होता है, वो समझते हैं। वायुमंडल नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकें, इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। देखो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उपस्थित है वो नाइट्रोजन वायुमंडल से लेकर नाइट्रोजन के कुछ यौगिक बना देते हैं जिससे ये यौगिक पेड़ पौधे आसानी से ले पाते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तन ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अब देखो फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। यानी जो हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो रहा है और इसके बाद ही पेड़ पौधे इसको ले पा रहे हैं, तो ये राइजोबियम जीवाणु की वजह से होता है और इसी के कारण पेड़ पौधे इन नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं। कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। यानी जब आसमान में बहुत तेज़ बिजली कड़कती है तो उस समय भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिक में बदल जाता है और इन यौगिकों का इस्तेमाल भी पेड़ पौधों के द्वारा कर लिया जाता है। ठीक है। आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। हमने पढ़ तो लिया कि 78% नाइट्रोजन है, पर क्या ये हमेशा 78% ही बनी रहती है, और अगर हाँ तो ऐसे कैसे है कि ये हमेशा 78% ही बनी रहती है। तो उसमें देखो कैसे होता है कि मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। तो मिट्टी में कुछ जीवाणु उपस्थित हैं, कुछ नीले हरे शैवाल जिसको हम काई कहते हैं सिंपल टर्म में, ये उपस्थित होते हैं। तो ये जीवाणु और शैवाल जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं कि नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। यह नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाता है, यानी मिट्टी के अंदर मिल जाता है। पौधों की जड़ों द्वारा यह नाइट्रोजन यौगिक पौधों के अन्य भाग तक चले जाते हैं, वहाँ पर उनसे प्रोटीन व अन्य यौगिक बनते हैं। तो अब होता क्या है कि जब पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन के यौगिक का इस्तेमाल कर देते हैं तो उसके बाद वो बनाते हैं प्रोटीन, और इस प्रोटीन को खाकर हम उस नाइट्रोजन को यूज़ कर पाते हैं। जो भी जंतु इन पौधों को खाता है तो यह नाइट्रोजन पादप प्रोटीन या अन्य यौगिक के रूप में उन तक पहुंच जाती है। जैसे हम दाल खाते हैं, दाल में प्रोटीन होती है, इसका मतलब हमारे अंदर भी वो नाइट्रोजन पहुंच गई है। पौधों तथा जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक इनके नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। तो जब पौधों और जंतुओं की मृत्यु हो जाती है तो उस वक्त मिट्टी में ही कुछ जीवाणु उपस्थित होते हैं, कुछ कवक उपस्थित होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ है उनसे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं, जो पौधों द्वारा फिर से उपयोग कर लिए जाते हैं। ठीक है। जैसे मान लो एक पौधा मर गया,
अगर वो सड़ गया, मर गया, तो ज़मीन में ही हम उसको फेंक देते हैं। तो उस ज़मीन में ये जीवाणु क्या करेंगे कि उस पौधे को सड़ा देते हैं और उसमें उपस्थित नाइट्रोजन को फिर से नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं और ये नाइट्रोजन यौगिक कोई दूसरा पौधा इस्तेमाल कर लेता है। कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि राइजोबियम जीवाणु ऐसा जीवाणु है जो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिक में बदलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो इस नाइट्रोजन यौगिक को वापस से नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और इस तरीके से जो हमने इस्तेमाल किए हैं नाइट्रोजन के यौगिक वो वापस हवा में जाकर मिल जाते हैं, यानी वो वायुमंडल में चले जाते हैं। इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है, यानी कुछ मात्रा हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो कुछ मात्रा हम वापस वायुमंडल में छोड़ भी देते हैं। तो इस तरीके से वायुमंडल में हमेशा नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। ठीक है, अब इसके बाद हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सेम और मटर यानी फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो हमने ऊपर पढ़ा था कि इसकी जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम जीवाणु। तो इसका आंसर आ जाएगा राइजोबियम जीवाणु। जितने भी दाल वाले पौधे हैं सबकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप लिख देंगे। पहला तो ये है कि फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि मिट्टी में कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल उपस्थित होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलते हैं, मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, तो ये पहला तरीका और ये दूसरा तरीका, यही इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न कि सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर तो हमने पहली लाइन में ही पढ़ा था कि नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का अहम अवयव है और ये सभी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, इसलिए सभी सजीवों के लिए नाइट्रोजन उपयोगी है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं चौथा प्रश्न जो कि है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है? नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो आप देखो यहाँ पे ये नाइट्रोजन चक्र बना हुआ है, आप इसको अपनी कॉपी में बना देंगे। ऊपर लिखेंगे नाइट्रोजन चक्र, उसके बाद यहाँ पे देखो मैं इसको समझा देती हूँ आपको कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। वायुमंडल में नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को शैवाल के द्वारा और जीवाणुओं के द्वारा किस में बदल दिया जाएगा? इसका स्थिरीकरण कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तन, फिर इसका नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तन हो जाएगा और फिर मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन, फिर ये जो नाइट्रोजन के यौगिक बने हैं वो चले जाएंगे मिट्टी के अंदर और उसके बाद जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का, अब ये जो मिट्टी में उपस्थित है यौगिक, इसको पौधे इस्तेमाल कर लेंगे। पौधे इस्तेमाल करने के बाद क्या करेंगे? जंतु इसको खाएंगे तो ये जंतुओं में जाएगा और इसके बाद उत्सर्जन के द्वारा या जीवों की मृत्यु के द्वारा ये जो नाइट्रोजन है वो अपशिष्ट रूप में वापस से मिट्टी में मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो इस नाइट्रोजन के यौगिक को नाइट्रोजन के गैस में बदल देते हैं और इस तरीके से ये नाइट्रोजन गैस वापस हमारे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का हिस्सा बन जाता है। तो ये है नाइट्रोजन चक्र। तो क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में आपको नाइट्रोजन चक्र बनाना है और ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।